प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक हाफिज़ कुरान लड़की थी। मगर जब उस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए उससे कफन पहनाने लगे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके कफन पहनाते ही बार बार फट जाता और आग लग जाती। काफ़ी वक्त ऐसा ही चलता रहा। उससे कफन पहनाया जाता मगर फ़ौरन कफन फट जाता या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसकी कब्र जहाँ भी खोदी जाती वहीं पानी भरा हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान खुश्क इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई भी ज़रिया नहीं था। मोहल्ले वालों ने ये सब देखकर एक बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया, मगर जब उन मुफ्ती साहब ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहब ने उस लड़की में क्या देख लिया, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। और ये सबक आमोज़ वाक़या जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। ये कहानी उस हाफिज़ कुरान लड़की की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की ये सबसे ज़्यादा नेक और बाकिरदार लड़की थी, जिसका नाम सना था। वो लड़की इतनी ज़्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वो लोग सना को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी अपनी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग सना से मग़फ़िरत की दुआ करवाते थे। सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कज़न भी थी। हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे, लेकिन आज जब वो खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था, ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाक़या हमारे पूरे मोहल्ले में एक ऐसा वाक़या था जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए और सना आज भी हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई। वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी नहीं होती। सना की एक बहन समरा भी थी जो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी ख़ुद की बहन होने के बावजूद भी वो हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती थी। मेरा नाम मुस्कान है, मैं भी सना की उम्र की हूँ। सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में रहते थे, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा एक ही घर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद कर दिया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और सना की माँ की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन समरा की यानी कि सना की बहन की जिसके साथ भी कभी नहीं बनती थी, न मेरे साथ, न अपनी बहन के साथ, न अपनी माँ के साथ। सना की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी, दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत अच्छी है, और दूसरी बेटी को तो पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। सना पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। सना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए सना को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ किया करें। वो अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ तो मैं अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती, तो किसी और का क्या करूँगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं, अपनी बहन को ही देख लो। वो कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, और ये बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उससे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने इसकी शिकायत की है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा नफ़रत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वो इसका कोई हल कर सके, या तो उसकी शादी करवा दें। फिर उससे पूछा कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है।
सना बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो उसकी बहन वहाँ पर आ गई और सना ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वो बहुत ही खुलासा रास्ता था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो ये देखते कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ज़लज़ला बहुत तेज़ था और हमारी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बने हुए कमरा बिल्कुल टूटकर गिर गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे घर में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में सना रहती थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वो भी इस हादसे में, जिसके नतीजे में उसे इस दुनिया से जाना पड़ा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज दुनिया में ना रही और अजीब सी भगदड़ सी मच गई। इसको जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल कर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें पता था कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है। मगर सना इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वो अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामला संभाल रहा था। इन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वो लोग भी सना को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना, और फिर वहां से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। सना के चेहरे को ढांपना उसकी एक वसीयत बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि सना ने खुद कहा है कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वो आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वो हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे उसूल पूरे करती थी। बुर्खा भी पहनती, जुराबे और दस्ताने भी, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी ये पर्दे में ही रहती, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो इस कम उम्र जवान लड़की जो एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर, पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थी। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फ़ोन कर रहा था या नहीं हमें नहीं पता था, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी उन लोगों की खातिर में लगी हुई थी। कोई दूर से आता, उसको पानी पिलाती। लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को गुस्ल देने के लिए सना की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी सना की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से चला गया है, वो भी इतनी कम उम्र में, इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिली कि उसने जाते जाते ऐसी वसीयतें की, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। खैर, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इससे आखिरी दफ़ा ठीक से मिल भी ना पाई। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था, और मैं उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी थी, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन समरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा समरा कहाँ है, तो उसकी खाला ने कहा कि उसकी माँ बेहोश हो गई है, तो इसीलिए समरा अस्पताल में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अस्पताल में तो किसी का होना ज़रूरी है। ये बात भी ठीक थी। उसकी माँ को अस्पताल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उनकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि ये देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों को कोई दीन ईमान नहीं है। फटा हुआ कफन दे दिया,
क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। उसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फटा है। उसकी खाला ऐसी बातें बिला वजह तो नहीं कर सकती थी, आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है। वो बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी। उन्होंने कहा कि कफन पहनाने लगे हैं तो कफन फट गया है। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वो पहले से ही फटा होगा या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, ये कपड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफ़ी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया। कफन को एक आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी। उनकी सांस चढ़ी हुई थी। लगता था उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है या फिर हाई हो गया है। वो बहुत डरी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन चूंकि वहाँ पर अकेली थी इसलिए हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो। लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात इस तरह भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि सना तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था। उसकी खाला की तबीयत भी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि उन्होंने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। आखिर मेरी माँ आगे बढ़ी और सना की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। मुझे सना ने उसकी चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि ये अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती थी, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फ़िलहाल उसकी चाची वो तो बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता गया, बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। कफन मंगवाया जाता और कफन फट जाता। हम लोग काफ़ी हैरान और परेशान थे कि कफन आखिर क्यों फट रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लोगों ने सूरतें पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, अगर कोई अजाब है तो वो ख़त्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात ज़रूर थी। सना के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले उसकी नागहानी मौत और अब ये तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते। ये तो दफन के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद पता चलता है कि उसके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मौत के साथ से पहले ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। अब हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि सना कोई नेक लड़की नहीं थी, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा किया करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और वो सबके लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहली बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, यह सब कुछ कोई छोटी और मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफ़ा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग 2-3 बार दफ़ा आ चुके हैं। उस तरफ से खबर भी पहुंच चुकी थी। लेकिन अब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी हो रहा था हम सबकी समझ से बाहर था, लेकिन ये बात की बातें थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा बाहर आवाज़ दे दो कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर फट चुका था और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझसे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर ना पड़ जाए। मैंने कहा कि सना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊँगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा, और कहाँ जाएंगे हम, हमारा तो घर भी टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पर भी मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या। मेरी माँ का भी डर जायज़ था, लेकिन मुझे डर से ज़्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है और ये क्यों हो रहा है।
हो सकता है ये लड़की कोई बहुत बड़ा गुनाह करती हो सकता है ये चुपके से इसके कोई आशिक यार बना रखे हों जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़ी वाली मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुलाकर लाने की बात हुई कि आकर वही बताएंगे कि मामला क्या है और वही दावा करेंगे, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं अगर ऐसा किसी के साथ हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्ती तौर पर ये अजाब ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही नहीं, किसी तरह मैयत को दफना दिया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी होना था वो उसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था कि जो कब्र तैयार करवाई जा रही थी वो कब्र तैयार नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गया और कब्र पानी से भर गई। कब्र से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला गया। ये दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे। जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल रहीम था। वो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। उनको बगल वाले गांव से बुला लिया गया। वो भी सना के बारे में जानते थे, उसे वो अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही सना को कुरान पाक पढ़ाया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही हैं कि बार बार ये हो रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया है तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उनको बुलाया गया वो दुआ करें। उन्होंने दुआ ही करनी थी, वो दुआ कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ें और उसका सवाब सना की रूह को भेजें ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे। इतनी देर में मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसके चेहरे को ढांपा गया था वो कपड़ा मैयत के चेहरे से ऊपर से हट गया। जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए। ये तो सना थी ही नहीं, ये तो समरा थी। फिर सना कहाँ थी? सब हैरान रह गए। जब से ये मामला हुआ तब से जलजला आया था, समरा को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा कि वो अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फ़ौरन अस्पताल भेजा और कहा कि जाकर पता करो और मुझे फ़ोन पर बताओ। उसने मुझे वहाँ पर फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो कोई समरा नहीं है और सना की माँ भी एडमिट नहीं है। सना की माँ का नाम नजब बीबी था। उन्होंने कहा कि नजब नाम की कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था, ये क्या खेल था? ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? इसका मतलब कि ये सना नहीं थी, ये समरा थी और ये सारे अजाब समरा पर आ रहे थे। फिर मुझे सना की ये बात याद आई जब उसने कहा था कि समरा बहुत कुछ बुरा कर रही है और ये बात अम्मी अब्बू को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी, अगर ये सना नहीं थी तो मतलब कि सना ज़िंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया और उनको सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसका नाम उसके दफनाने का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि मेरी एक नहीं 2 बेटियां उस दुनिया से चली गई हैं। सना भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसे हम लोगों ने सुबह ही उसके नाना के यहाँ भिजवा दिया था और वहाँ पर उसकी तदफीन भी हो चुकी है। सब कह रहे थे कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन समरा के साथ यही सब कुछ होना था क्योंकि वो ज़लज़ला भी उसी की वजह से आया था। समरा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें सना ने बताया था कि वो बहुत गलत काम कर रही है, वो बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वही काम कर रही है जो किसी तवाइफ खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर बैठकर कर रही थी। और वो उस रात भी उसने घर पर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ सना थी। समरा ने किसी आदमी को बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सना दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही और समरा से कहती रही कि नहीं करो ऐसे गंदे काम, इस घर को तवाइफ खाना नहीं बनाओ, बाज आ जाओ, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि सुबह होने वाली थी और सुबह सुबह इतना तेज़ ज़िलज़ला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठाकर ले गए और हम लोगों ने समरा की मैयत को देखा तो हम समझ गए थे कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त उस पर अजाब शुरू हो गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये समरा नहीं सना है। और सना की मैयत तो हमने पहले ही उसकी नानी के घर वाले कब्रिस्तान में दफन करवा दिया था। अभी हम सब पर मुसीबत आई है, ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी बेटी की इज्जत को ख़राब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फ़ायदा? वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ। पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम समरा को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम सना को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से समरा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सबने दुआ की, मुफ्ती साहब ने खुद दुआ की और कहा उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। उसके 2 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ सना की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।